मॉर्निंग पुरुषोत्तम, गुड मॉर्निंग देवांश, और सारे बच्चों को जिन्होंने गुड आफ्टरनून कहा है सबको गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग। देवांश गुप्ता लिखते हैं, कैसे हो सर? मैं बढ़िया हूँ देवांश, आप बताइए कैसे हैं? जल्दी नहीं आया हूँ, मतलब टाइम पे ही यार, जल्दी तो कैसे आ सकता हूँ मैं। जय महाकाल, अनमोल गर्ग, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। सब बच्चों को ढेर सारा प्यार और ढेर सारा आशीर्वाद, और खुश रहें। तनिष्क सिंह, सारे बच्चों को बहुत 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 आशीर्वाद। वेरी गुड देवांश, बढ़िया ही रहना है, ठीक है ना। और अब जैसे धीरे धीरे मेरे ख्याल से ऑनलाइन में पढ़ने का आप लोगों का इंटरेस्ट जग ही रहा होगा। और एक चीज मैं कहना चाह रहा था कि आज से हम लोग थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं पढ़ने के तरीके में, तो नहीं, हाँ मतलब कन्वे करने के तरीके में। जैसे अब जनरली हमारी जो क्लास होगी मैथ्स की, वो 1 घंटे टोटल थ्योरी ओरिएंटेड ही क्लास होगी। होमवर्क दिया जाएगा लास्ट में, ठीक है ना। होमवर्क लास्ट में दिया जाएगा। जैसे कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी होमवर्क दिया होगा, तो हो सकता है कुछ बच्चों ने नोटिस किया हो कि उसके सॉल्यूशंस जो हैं वो ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए हैं। फिर से मैं बतला रहा हूं कि अब थोड़ा सा हम लोग जो काम कर रहे हैं वो डिफरेंट इस तरीके से कि पहले मैं क्लास में ही जो होमवर्क था उसका डिस्कशन करता था, नहीं तो अब हम लोग, क्योंकि वो बहुत बड़ा पार्ट हो जाता था, लंबा पार्ट हो जाता था, थ्योरी हमारी थोड़ी स्लो हो रही थी, ठीक है ना। तो हम लोग अब क्या करने वाले हैं कि जो लेक्चर्स होंगे वो टोटली, समझ में आ रहा है, थ्योरेटिकल और उससे रिलेटेड इलस्ट्रेशन बेस्ड होंगे। जो भी होमवर्क आपको शीट से दिया जाएगा या जो भी होमवर्क आपको डीपीपी से दिया जाएगा, ठीक है ना, उन सब के वीडियोस अपलोड कर दिए जाएंगे। उन सब के वीडियोस क्या कर दिए जाएंगे? अपलोड। जैसा कि लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने होमवर्क दिया था, आवाज आ रही है सबको? लास्ट क्लास में जैसा जो हम लोगों ने होमवर्क दिया था, उस होमवर्क को एक बार अपन देखें तो दैट वाज डीपीपी 6, ठीक है। डीपीपी 6 के बाद एक चीज और आई थी आपकी, लास्ट 3 क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 2 जो बचे हुए थे, और लास्ट 2 क्वेश्चंस ऑफ इलस्ट्रेशन एंड डू योरसेल्फ 3। तो मेरे ख्याल से इन सब का जो वीडियो है वो अपलोड हो चुका है, ठीक है। तो सब लोग समझ गए कि हम लोग को सॉल्यूशन या हमारे जो डाउट्स हैं वो कैसे क्लियर हो रहे हैं। एक तो जो भी होमवर्क दूंगा मैं उन सबके वीडियोस अपलोड हो जाएंगे। उसके बावजूद अगर आपको कोई चीज में डाउट है तो आप वो अपने ग्रुप में पूछ सकते हैं, समझ में आएंगे। जैसे मान लो कि कोई सॉल्यूशन सर लोग कर रहे हैं और उस सॉल्यूशन में किसी स्टेप पे आपको डाउट है, तो आप चाहें तो वो स्टेप लिखकर सर लोगों से डायरेक्टली पूछ सकते हैं, समझ में आएगा। ढूंढेंगे कैसे? अच्छा सवाल है, ढूंढेंगे कैसे? आप देखोगे तो उसमें एक प्लेलिस्ट करके बना होगा, नहीं हम लोग बोलेंगे क्या कि प्लेलिस्ट करके बना होगा। न्यूक्लियस एजुकेशन का जो भी अपना ऑफिशियल चैनल है उस पे आप जैसे ही देखोगे तो एक प्लेलिस्ट करके दिख रहा होगा। दिख रहा है क्या सबको प्लेलिस्ट? अगर दिख रहा है तो बताओ यस। प्लेलिस्ट अगर दिख गया हो तो बताएंगे प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट में आपको एक चीज दिखी होगी, नर्चर होमवर्क करके। हाँ बिल्कुल, एक बच्चे ने देखा शायद, कमल करके बच्चे ने नर्चर मैथ्स करके है सर। देखो प्लेलिस्ट करके, मैं भी देख ही रहा हूं तुम्हारे साथ साथ, देखो मोबाइल में मैं भी देख ही रहा हूं, ठीक है ना। तो आप इसमें प्लेलिस्ट में जाइए, सीधा प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में होगा होमवर्क नर्चर मैथ्स, होमवर्क नर्चर मैथ्स, ठीक है। होमवर्क नर्चर मैथ्स, उसमें मेरे ख्याल से 14 वीडियोस पड़े हैं। देयर आर टोटल हाउ मेनी वीडियोस? 14 वीडियोस, ठीक है ना। तो ये जो 14 वीडियोस हैं, इसमें जितना भी मैंने लास्ट क्लास में होमवर्क दिया था, जितना भी लास्ट क्लास में होमवर्क दिया था, वो सारे सॉल्यूशंस उसमें हैं, वो सारे सॉल्यूशन हैं, ठीक है। तो सबको मोड क्लियर हो गया है? अगर क्लियर हो गया तो सब लोग एक बार यस लिख लीजिएगा कि हम लोग होमवर्क डिस्कशन अब इन्हीं वीडियोस के थ्रू होंगे। और इसके किसी स्टेप में डाउट है तो आप जिस भी ग्रुप में हैं, टेलीग्राम ग्रुप वगैरह, तो उसमें आप उन सारे स्टेप का पूछ सकते हैं डाउट। ठीक है, हाँ ठीक है। लिमिट्स के लेक्चर बेटा आज ये 11th का लेक्चर है, लिमिट का लेक्चर कल होता है। जो भी बच्चा बार बार लिख रहा है कि लिमिट का लेक्चर नहीं होगी, वो हो रहा है बेटा, उसका स्केड्यूल है, उसके हिसाब से हो रहा है। विशाल भारद्वाज,
विशाल कुमार गुड मॉर्निंग, ठीक है। तो एक बच्चे ने लिख दिया परफेक्ट सर, धन्यवाद गुणित श्रीवास्तव। तो अब से हम लोग का जो भी डिस्कशन वाला पार्ट है वो तो इस तरीके से होगा, और ये जो लेक्चर होगा वो टोटली, समझ में आए क्या, जो लेक्चर होगा वो टोटली हम लोग आगे की थ्योरी के क्लासेस और उससे इलस्ट्रेशन से रिलेटेड चीजों के लिए पढ़ेंगे, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट विथ टुडेज लेक्चर। हम लोगों ने लास्ट क्लास में बेसिक चीजें खत्म कर दी थी, बेसिक मैथ्स का जो भी थ्योरी पोर्शन था वो खत्म कर दिया था। ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट में हमें अभी ज्यादा सवाल नहीं करना है। उसका सिंपल सा रीजन ये है कि हम फंक्शन में जो है वो चीज करेंगे दोबारा से, ठीक है ना। फंक्शन जो कि मैंने बताया कि 12th का फर्स्ट चैप्टर होता है, वहां ग्रेटेस्ट इंटीजर और दूसरा क्या बताया था मैंने, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन, उन दोनों चीजों को हम लोग वहां पे कवर करेंगे और वहां पे उसके इलस्ट्रेशन खूब सारे देखेंगे, ठीक है। तो फॉर द टाइमिंग हम ये मानते हैं कि बेसिक मैथ्स वाला जो हमारा पार्ट है वो खत्म हो चुका है। अब आपको यही सब चीजें 2 से 4 बार करनी है। जो भी तुमको शीट मिली थी, जो भी अभी तक के डीपीपीज मिले हैं, इन्हीं को बार बार अभी आप तो प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि वंस यू प्रैक्टिस ऑल दीज थिंग्स, ठीक है ना, बार बार करने से फायदा क्या होता है कि आप उसमें पक्के हो जाते हैं। मतलब उस तरह से मिलता जुलता एक भी सवाल आएगा, अगर आपने बार बार करके उसको पक्का कर रखा है तो उस तरह का मिलता जुलता एक भी सवाल आएगा तो आप आराम से कर सकते हैं। समझ में आएगा। बहुत बार क्या होता है कि ये जो सवाल हमने करवाए हुए हैं वही सवाल गलत हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छूट जाता है, या सिली मिस्टेक जिनको अपन कहते हैं वो चीजें हो जाती हैं। समझ में आएगा। तो डू दीज थिंग्स एज मच एज पॉसिबल। समझ में आएगा। ये नहीं कि सर एक बार किया तो इंटरेस्ट आ रहा था, दूसरी बार कर रहे थे तो इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा था, तीसरी बार कर रहे थे तो इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। तो ये बात समझनी पड़ेगी कि विनर्स डू नॉट हैव चॉइस। विनर्स के लिए कभी भी चॉइस नहीं होता है, टेस्ट नहीं होता है कि सर हमको ये काम पसंद है हल्का सा तो हम यही काम करेंगे, हमको अगर मैथ्स पसंद है तो सिर्फ हम मैथ्स करेंगे, मैथ्स का ये टॉपिक पसंद है तो बस इतना ही करेंगे। तो आईआईटी क्लियर करने के लिए जो चीज आपको पसंद हो, जो चीज आपको ना पसंद हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर लगता है कि नहीं सर रिवीजन करना हमको ना पसंद है, तो यू डू नॉट हैव ए टेस्ट, यू डू नॉट हैव ए चॉइस। आपको वो चीज करनी ही पड़ेगी ताकि आप उन सब चीजों को पक्की तरीके से सीखिए। पक्की तरीके से सीखना इज द मेन मंत्र। अगर आप पक्की तरीके से हर चीज को सीख चुके हो तो मेरा मानना है कि आईआईटी में आपका प्रवेश कोई भी नहीं रोक सकता है। समझ में आया क्या? तो उन सब चीजों को अपन बार बार करें, दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। तो अभी तक जितनी भी शीट मिली है, ऐसा नहीं कि एक बार हो गया तो खत्म हो गया है, आप उसको बार बार कीजिए। जितनी बार कीजिएगा उतनी बार आप उस चीज से कंफर्टेबल होंगे। आपने पहले भी देखा होगा जब आप पढ़ते होंगे तो एक चीज बहुत कॉमन ऑब्जर्वेशन सारे बच्चों को आती थी, आती होगी तो हाँ लिखिएगा जरूर से, कि एक चीज कॉमन ऑब्जर्वेशन सारे बच्चों को आती थी कि हम कभी कोई चीज पढ़ते थे और 10-15 दिन 20 दिन 1 महीने के बाद फिर से उसी चीज को पढ़ते थे। तो कभी कभी ऐसा लगता था कुछ कुछ पोर्शंस में कि यार ये तो कभी पढ़ा ही नहीं था, जबकि ये हमको पता है कि इसकी हमने एक बार रीडिंग भी लगा रखी है, इससे हमने काम भी कर रखा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता था 15 दिन 20 दिन 1 महीने 2 महीने के बाद अगर हम वही चीज कर रहे हैं तो लग रहा हो कि हम यार पहली बार ही कर रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? तो उस चीज से बचने के लिए मैं बता रहा हूं कि रिवीजन जो है वो इंटीग्रल पार्ट ऑफ स्टडीज है। मैं फिर से बोल रहा हूं कि जो रिवीजन है, रिवीजन वो इंटीग्रल पार्ट ऑफ स्टडी है। बहुत बार बच्चे क्या सोचते हैं कि भाई ये तो स्टडी हो रहा है और रिवीजन हम लोग लास्ट में करेंगे। रिवीजन लास्ट में नहीं होगा बेटा, रिवीजन साथ साथ ही करते जाना पड़ेगा। तो इसलिए जो भी समय यूटिलाइज बच रहा हो उसका सदुपयोग, उसका यूटिलाइजेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा नहीं कि सर इसमें तो मेरे को कॉन्फिडेंस आ गया है। कॉन्फिडेंस आ गया इज वेरी गुड, लेकिन क्या वो ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं है? क्योंकि अगर आप रिवीजन नहीं करने का ये अगर स्टेटमेंट दे रहे हो, रिवीजन नहीं करने के लिए आप ये स्टेटमेंट दे रहे हो कि सर ये तो मुझे अच्छे से आ गया है, तो इसका मतलब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हो सकता हो थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस के दायरे में भी जा रहे हो। अगर आपको अच्छे से आ गया है तो आप ये सोचिए, उल्टा सोचिए, अगर आपको अच्छे से आ गया है तो आप ये सोचिए कि अब अगली बार आप रिवीजन करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। तो जल्दी हो जाएगा तो यानी कि आप फिर से पक्के हो गए उस चीज में और आपका काम भी जल्दी हो गया। समझ में आएगा? ये नहीं कि सर हमको आ गया है तो हम रिवीजन नहीं करते हैं, हम रिवीजन नहीं करते हैं तो उससे क्या है, एक तो ओवर कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा और आगे चल के देखिएगा कि आप उसी में गलती कर रहे होंगे। समझ में आएगा? तो मेरा ये सब बच्चों से रिक्वेस्ट है कि जो भी अभी तक की शीट आपने की है उसको 1-2 बार और कीजिएगा, ठीक है। फिर हम इस पे और भी सवाल आपको थ्रू डीपीपीज देंगे। समझ में आएगा? फिर हम इस पे और भी सवाल आपको थ्रू डीपीपीज देंगे। समझ में आएगा? तो समझ में आ गया कि अब जब आप इसको बार बार रिवाइज कर लीजिएगा तो फिर से हम इन सब पे बेस एक और डीपीपी आपको देंगे। समझ में आएगा? और वो डीपीपी भी अच्छी डीपीपी होगी। समझ में आया? तो इसलिए इसको एक बार आप जरूर करके देखें, ठीक है। और हम अब आगे बढ़ते हैं अपने लेक्चर पे। अब जो अगला हम टॉपिक उठा रहे हैं
वो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। जो अगला टॉपिक हम उठा रहे हैं वो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। ट्रिग्नोमेट्री कुछ पोर्शन हम लोग क्लास 10th में भी पढ़ते हैं, समझ में आएगा। क्लास 10th में भी कुछ पोर्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हम लोग देखते हैं, समझ में आएगा। तो ट्रिग्नोमेट्री का जो यहाँ पढ़ाई है या जो सिलेबस है IIT-JEE के हिसाब से वो थोड़ा सा लंबा है। अगर हम मोटा मोटा ट्रिग्नोमेट्री को बांटें, ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्री जिसको हिंदी में हम लोग त्रिकोणमिति भी कहते हैं, नहीं हिंदी में क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री को त्रिकोणमिति, समझ में आएगा। तो हम लोग बोले कि ट्रिग्नोमेट्री को अगर हम JEE सिलेबस के हिसाब से मोटा मोटा बांटे तो पहला जो पार्ट है ट्रिग्नोमेट्री का, जो पहला पार्ट है दैट इज ऑल रिलेटेड विद द फॉर्मूलेस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसका नाम हम लोग रखते हैं क्या, कंपाउंड एंगल्स, जिसका नाम हम लोग क्या रखते हैं, कंपाउंड एंगल्स, ठीक है। तो हम ट्रिग्नोमेट्री को चाहे तो फेज वाइज बांट सकते हैं, समझ में आएगा। उसमें पहला पार्ट क्या होगा, जिसमें वी विल बी डिस्कसिंग डिफरेंट फॉर्मूलेज, डिफरेंट आइडेंटिटीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कंपाउंड एंगल। दूसरा पार्ट जो आएगा दैट इज अबाउट सॉल्विंग इक्वेशंस, सॉल्विंग इक्वेशन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। नहीं, जो सेकंड पार्ट आएगा वो क्या आएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तीसरा पार्ट जो बच्चों को लगता है सबसे ज्यादा कठिन है, समझ में आएगा, उसमें प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, दैट इज कॉल्ड एज सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, समझ में आएगा, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। वैसे तो ट्रिग्नोमेट्री का एक और पार्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं इनवर्स सर्कुलर फंक्शन या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लेकिन जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाला चैप्टर है वो हम लोग फंक्शन में या फंक्शन के आगे कवर करेंगे, ठीक है। तो मोटा मोटा 4 पार्ट में कंपाउंड एंगल्स, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के बाद सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, और सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल के बाद हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी देखेंगे, बट दैट विल बी इन क्लास 12th, और वो भी क्लास 12th में फंक्शन के बाद वो चीज हम लोग देखेंगे। यहां तक मेरे ख्याल से रूट मैप क्लियर है। एक चीज और समझ लें कि हम सबसे पहले कंपाउंड एंगल देखेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन और सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल हम थोड़े दिनों के बाद देखेंगे, मतलब बीच में थोड़ा गैप रहेगा इन दोनों के, ठीक है, ताकि हम अच्छे से फॉर्मूले लर्न कर सकें और बाद में उसको उसमें अप्लाई कर सकें। अगर हम सब साथ साथ पढ़ेंगे तो सब साथ साथ क्लियर हो जाएगा, और क्लियर क्या, ऑल क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए ज्यादा बेटर क्या होगा कि हम सबसे पहले कंपाउंड एंगल्स में जितने फॉर्मूले उसको लर्न करें अच्छे से, फिर उसके एप्लीकेशन पार्ट को हम आगे चल चल के देखते जाएंगे, ठीक है। तो वी आर टुडे स्टार्टिंग कंपाउंड एंगल्स। ठीक है, तो हम लोग आज देख रहे हैं क्या, कंपाउंड एंगल्स। कंपाउंड एंगल्स में भी हम लोग सबसे पहले तो वहीं से रिलेट करते हैं जहां पे हम लोगों ने इस चीज को छोड़ा था क्लास 10th में। तो क्लास 10th में हम लोगों ने देखे होंगे कुछ साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा के फॉर्मूले, और वो कहां देखा था, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल, राइट। तो अगर याद हो सब बच्चों को, तो इस तरीके से कुछ था। इसको अगर थीटा कह रहे हैं तो हम लोग बोले इसके सामने वाले इसको हम लोग क्या कहते थे, परपेंडिकुलर, दिस वाज कॉल्ड एज बेस एंड दिस वाज कॉल्ड एज व्हाट, हाइपोटेनस। और हम लोग बोल रहे हैं क्या कि साइन थीटा जो है, हाउ वी डिफाइन साइन थीटा, वैसे तो साइन थीटा ये शॉर्ट फॉर्म है लिखने का, दिस इज लाइक दिस साइन थीटा, दिस इज लाइक दिस साइन थीटा, और हम लोग इसको इन शॉर्ट साइन थीटा इस तरीके से भी लिखते हैं, ठीक है ना। तो साइन थीटा जैसे अगर आपको याद हो तो हम लोग इसको कैसे लिखते थे, परपेंडिकुलर, इस एंगल का साइन कैसे लिखते थे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो हम लोग साइन थीटा वी यूज टू राइट लाइक दिस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इसी तरीके से कोसाइन थीटा, कोसाइन थीटा जिसको इन शॉर्ट हम लोग क्या लिखते हैं, कॉस थीटा। कॉस थीटा कितने के बराबर आता है, दिस कॉस, दिस एंगल ऑफ दिस, द कॉस ऑफ दिस एंगल, द कोसाइन ऑफ दिस एंगल इज गोइंग टू बी बेस, और अपॉन क्या हो जाता है, हाइपोटेनस। याद होगा मेरे ख्याल से सबको। फिर होता था आपका टेंजेंट थीटा, इन शॉर्ट हम टेंजेंट थीटा को क्या लिखते थे, टैन थीटा। दिस वाज कॉल्ड एज व्हाट, टेंजेंट थीटा, दिस इज इन शॉर्ट व्हाट, टैन थीटा। और टैन थीटा हम लोग बोल रहे हैं क्या कि दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, ये परपेंडिकुलर, इन दोनों का रेशियो होता है, तो ऑफ कोर्स दिस इज गोइंग टू बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। नहीं, टैन थीटा इज गोइंग टू बी व्हाट, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो
आप सब लोगों को दिख रहा है कि हाउ वी डिफाइन साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा इन अ राइट एंगल ट्रायंगल दैट वाज डिफाइंड लाइक दिस। समझ में आ गया? तो हम लोगों ने जो 10th में पढ़ा था वो यही पढ़ा था मेरे ख्याल से, साइन, कॉस और टैन, ठीक है। और इसका जो रिवर्स होता था, एक होता था कोसेकेंट थीटा, कोसेकेंट थीटा, इसको हम लोग कैसे पढ़ते थे? कोसेकेंट थीटा, और इन शॉर्ट हम इसको ऐसे लिख सकते हैं CSC थीटा। कोसेकेंट थीटा बोलने के लिए बोल सकते हैं, ठीक है ना। और इन शॉर्ट ऐसे कोसेक थीटा भी लिखते हैं, और CSC। ध्यान रखिएगा कि अगर इस तरह का नहीं नोटेशन आए तो घबराए नहीं कि क्या लिख दिया है। CSC थीटा का मतलब हो गया क्या? कोसेक थीटा। और वो साइन का क्या होता था? रेसिप्रोकल। इसको हम लोग कैसे लिखते थे? हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। इसी तरीके से सीकेंट थीटा, जिसको हम लोग इन शॉर्ट ऐसे भी लिख सकते हैं सेक थीटा, ये कॉस का रेसिप्रोकल होता था हाइपोटेनस अपॉन बेस। और फिर से हम लोग बोल रहे हैं कोटेंजेंट थीटा, नहीं कॉट थीटा, जिसको हम लोग इन शॉर्ट लिखते हैं कोटेंजेंट थीटा। ये कितना हो जाएगा? इसका टैन का रेसिप्रोकल, और हम लोग इसको क्या लिखते थे? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो आई होप वी ऑल अंडरस्टैंड दिस थिंग इन राइट एंगल ट्रायंगल। तो हम लोगों ने 10th या 10th से पहले जो भी ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन देखा था, वो एक राइट एंगल ट्रायंगल में सारे टी रेशियोज डिफाइन किए थे। इसको याद करने का एक तरीका भी देखा होगा, हालांकि अब जरूरत नहीं पड़ता होगा मेरे ख्याल से तो, बट व्हाट वाज दैट तरीका? किसी को याद है क्या कि ये किस तरीके से हम याद रखते थे? साइन, कॉस, टैन। हाँ बताइए, लिख के बताइए। पुरुषोत्तम ने लिखा है पंडित बद्री प्रसाद। तो पंडित बद्री प्रसाद PBP, और फिर इधर हर हर भोले, नहीं HHB को हम लोग कैसे याद रखते थे? हर हर भोले। और गुणित ने भी लिखा है पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, नहीं पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। तो मेरे ख्याल से दीज वर डिफरेंट वेज जिसमें हम लोग इस पूरी चीज को क्या करते थे? याद रखते थे। हालांकि मुझे लगता है, अब उम्मीद है कि इसकी जरूरत अब ज्यादा नहीं पड़ती होगी। यू मस्ट बी रिमेंबरिंग ऑल सच थिंग्स, ठीक है ना? ओके गुड। चलिए, तो हम लोग अब इससे आगे बढ़ते हैं। तो मेरे ख्याल से ये तो 10th तक का था, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि ये एक्चुअल में अपने आप में कंप्लीट नहीं है। आप सोचना क्यों कंप्लीट नहीं है? हाँ कर्ली ब्लैक हेयर, ठीक है, वेरी गुड। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग बोल रहे हैं क्या कि इसमें जो भी हम लोगों ने साइन, कोसाइन, टैन, कॉट, सीकेंट, कोसेकेंट का डेफिनेशन देखा, इन सब में जो थीटा की वैल्यू होगी, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल में डिफाइंड हुआ है, फिर से बोल रहा हूं कि इफ दिस इज डिफाइंड इन राइट एंगल ट्रायंगल, तो डेफिनेटली दिस थीटा हैज टू बी बिटवीन 0 to 90 डिग्री। लेकिन जो साइन, कॉस, टैन, कॉट, सीकेंट, कोसेकेंट वाले जो फॉर्मूले टी रेशियोज के, उसमें थीटा कैन बी एनी एंगल, उसमें थीटा कैन बी एनी एंगल। फिर से मैं बतलाना चाहूंगा कि ये जो हमने डेफिनेशन देखा है, दीज डेफिनेशन वी हैव जस्ट सीन इन राइट एंगल ट्रायंगल। लेकिन आप ऐसा नहीं सोचना कि ये जो थीटा अभी तो ट्रायंगल के हिसाब से तो 0 से 90 के बीच में ही होगा, नहीं, ट्रायंगल के हिसाब से तो थीटा 0 से 90 में के बीच में होगा। लेकिन मैं क्या कहना चाह रहा हूं यहां पे कि जो साइन थीटा होता है, उसमें जो थीटा है दैट इज नॉट नेसेसरली बिटवीन 0 से 90। आप इन जनरल पढ़ेंगे साइन थीटा के बारे में, तो साइन थीटा में थीटा कैन बी एनी एंगल बिटवीन -इंफिनिटी से इंफिनिटी। थीटा कैन बी एनी एंगल बिटवीन -इंफिनिटी से इंफिनिटी, मतलब नेगेटिव एंगल का भी साइन डिफाइन होता है, मोर देन 90 का भी साइन डिफाइन होता है। तो इसलिए आप इस चीज को समझ ले पहले तो कि जो 10th तक का सीन देखा था, उसमें हम लोगों ने ये सारे टी रेशियोज को एक राइट एंगल ट्रायंगल में डिफाइन किया गया था, जो कि डेफिनेशन वाइज अगर आप देखें तो कंप्लीट पिक्चर नहीं है। कंप्लीट पिक्चर जो इसका है वो हम लोग अगली क्लास में शायद देख पाएंगे, ठीक है? जो कंप्लीट पिक्चर है, यानी कि हाउ साइन, कॉस, टैन, कॉट, सीकेंट, कोसेकेंट आर एक्चुअली डिफाइंड, किस तरीके से हम इसको एक्चुअली डिफाइन करते हैं, वो शायद हम अगले लेक्चर तक पहुंच जाए। अगर इस लेक्चर में पहुंच जाए तो भी बहुत अच्छी बात है, बट आप ये समझ लेना कि ये कंप्लीट पिक्चर नहीं है, क्योंकि इसके हिसाब से तो थीटा हमेशा 0 से 90 के बीच में रहता है। अगर ये बात समझ में आ गई हो तो हम आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया? तो हम लोगों ने इसके साथ साथ कुछ आइडेंटिटीज भी देखी थी, तो आइडेंटिटीज को भी हम लोग देख लेते हैं।
कि क्या क्या आइडेंटिटीज पढ़ी थी हमने। देखना पहली आइडेंटिटी जो हमने देखी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आइडेंटिटी यानी कि हम लोग यहां बोल रहे हैं कि दिस इज ट्रू फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ थीटा, नहीं हम लोग बोले दिस इज ट्रू फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये वही पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड रिजल्ट है, क्योंकि आप साइन थीटा को रखोगे वही क्या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो ये बन जाएगा पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, ये बन जाएगा बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, एलसीएम लोगे एच स्क्वायर ऊपर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो दैट इज गोइंग टू बी व्हाट एच स्क्वायर कट के कितना आ जाएगा 1। तो मेरे ख्याल से हम लोगों ने ये वर्ल्ड फेमस आइडेंटिटी देख रखी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरा the second was sec square theta minus tan square theta equal to 1, sec square theta minus tan square theta equal to 1। यहां पे हमको एक लाइन बोलनी पड़ती है wherever defined। हालांकि हमने जो डेफिनेशन देख रखा है साइन कॉस टैन कॉट सेकेंड कोसेकेंड का, उसमें थीटा हमेशा 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में रहता है, समझ में आएगा, इसलिए वहां तो इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है क्योंकि वहां पे वो कहीं भी नॉट डिफाइंड नहीं हो पाता, समझ में आएगा। तो हम लोग बोल रहे हैं कि वैसे इसके साथ एक क्लॉज और आएगा, और वो क्लॉज क्या आएगा, समझ में आ रहा है कि वेयर एवर डिफाइंड, किसके बारे में बोल रहा हूं, सेकंड वाले के बारे में, क्योंकि सेक थीटा टैन थीटा इन जनरल अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे थीटा के लिए नॉट डिफाइंड भी होगा, समझ में आएगा। लेकिन अभी तक जो हमारी जानकारी है, आपकी जानकारी जो है वो उसमें थीटा भी 0 से 90 है, तो वहां पे कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, समझ में आएगा। और इसी तरीके से हम इसको भी प्रूव कर सकते हैं, मतलब वही पाइथागोरस थ्योरम से। यहां एक चीज नोटिस करने वाली बात है कि दिस कैन बी फैक्टराइज्ड एज sec थीटा माइनस tan थीटा इंटू sec थीटा प्लस tan थीटा, समझ में आएगा, sec थीटा माइनस tan थीटा इंटू sec थीटा प्लस tan थीटा। तो यहां से ये चीज को भी ध्यान रखेंगे क्योंकि इसका भी आगे चल के बहुत सारे प्रॉब्लम्स में यूज होगा कि sec थीटा माइनस tan थीटा और sec थीटा प्लस tan थीटा एक दूसरे का क्या होता है, रेसिप्रोकल, क्योंकि उनका प्रोडक्ट किसके बराबर है 1। तो इस चीज को भी अपन मैथमेटिकली बहुत सारे क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं कि sec थीटा माइनस tan थीटा और sec थीटा प्लस tan थीटा एक दूसरे का क्या होता है, रेसिप्रोकल। और थर्ड आइडेंटिटी जो हम लोगों ने देखी थी कॉसेक स्क्वायर थीटा, मैंने इसको इन शॉर्ट लिखा है, ठीक है ना, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और यहां से भी हम सेम बात बोल सकते हैं कि दिस इज ट्रू व्हेनेवर डिफाइंड, ठीक है, क्योंकि आगे चल के हम देखने वाले हैं कि थीटा की बहुत सारी वैल्यूज पे कॉसेक थीटा कॉट थीटा डिफाइंड नहीं होंगे और उनके लिए हम ये रिलेशन यूज नहीं करते हैं, समझ में आएगा। यानी कि जहां भी डिफाइंड है वहां पे इसकी वैल्यू कितने के बराबर होगी 1। और सेकेंड थिंग, जैसे इसको फैक्टराइज किया था ऐसे इसको भी फैक्टराइज कर सकते हैं कि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है बच्चों 1। यानी कि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा और कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा एक दूसरे के क्या होंगे, रेसिप्रोकल। तो यहां तक हम सब बच्चों ने अच्छी तरीके से कर रखा है। अगर यहां तक कोई दिक्कत नहीं है तो हम लोग सब यस एक बार लिख दें सो दैट कि हम आगे बढ़ें। कोई बात नहीं समझ में आई हो, रिपीट करने वाली बात हो तो बोल सकते हैं, और अगर लग रहा हो पूरा ही रिपीट करना है तो इस वीडियो को दोबारा देख लें, ठीक है। तो मेरे ख्याल से सारे बच्चों ने यहां तक सारी चीजें कर रखी हैं। और अगर आपको याद हो कि बहुत सारी आइडेंटिटीज इसके बेसिस पे ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं, बहुत सारी आइडेंटिटीज हम इसके बेसिस पे प्रूफ कर चुके हैं, मेरे ख्याल से इसको भी सब लोग समझते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कर भी चुके हो तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग बोल रहे हैं क्या कि इस पे और आइडेंटिटीज हम प्रूफ करेंगे। हमारे पास एक बुक अगर है तो अच्छी बात है,
ऑथर का नाम है एस.एल. लोनी और उसका जो ट्रिग्नोमेट्री का जो पार्ट 1 है, ये हमारे लिए बेसिक बुक होने वाली है, ठीक है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि ये जो किताब है एस.एल. लोनी, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 1, ये हमारे ट्रिग्नोमेट्री के लिए बेसिक बुक होने वाली है, क्योंकि इसमें बहुत सारे बिल्कुल एलिमेंट्री बेसिक एग्जांपल्स हैं। जो बच्चे अगर अच्छी तरीके से ट्रिग्नोमेट्री नहीं समझ पा रहे हैं, ग्रास्प नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको इसके जो एक्सरसाइजेस वो करने पड़ेंगे। कब क्या क्या करना पड़ेगा, कब क्या क्या करना पड़ेगा, ये आपको क्लास में मैं ही बतलाऊंगा, ठीक है। तो आप अपने मन से कुछ भी करना मत चालू कीजिए और ऐसा नहीं सोच लीजिए कि यार ट्रिग्नोमेट्री तो हमारे से होती नहीं है। जैसे जैसे मैं पढ़ाता जाऊंगा, मैं आपको इसके एक्सरसाइजेस बताता जाऊंगा और उसके हिसाब से आपको वो होमवर्क करने होंगे, ठीक है। तो ये बेसिक एक्सरसाइज है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नहीं करेंगे तो काम चल जाएगा। आप उल्टा सोचिए कि अगर आप इसको अच्छे से कर लेंगे, एक एक चीज की ग्रास्प कर लेंगे, तो जितनी आपकी नींव मजबूत होगी उतना ज्यादा आपकी इमारत भी स्ट्रांग हो जाएगी। समझ में आएगा ट्रिग्नोमेट्री में। तो इन सब के इलस्ट्रेशंस को अच्छी तरीके से करना विल बी आवर इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। उसका सिंपल रीजन है कि जेईई में हो सकता हो कि बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आते हो। ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं आते हो, जेईई में ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। डायरेक्ट क्वेश्चंस हो सकता हो कम होते हो, लेकिन ये एज ए टूल हर जगह यूज होता है। हो सकता हो आप कैलकुलस का कोई बहुत अच्छा सवाल कर रहे हो और कैलकुलस का बहुत अच्छा सवाल कर रहे हो और उसमें कैलकुलस का सिर्फ एक ही लाइन हो, जो पूरा सिंप्लीफिकेशन है वो सब पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक सिंप्लीफिकेशन है। आप सोचना कि आप एक कैलकुलस का सवाल कर रहे हो और ऐसे आपको बहुत सारे सवाल मिलेंगे जिसमें कैलकुलस का कॉन्सेप्ट सिर्फ एक ही लाइन में लग रहा होगा, लेकिन उसके अलावा जितनी चीजें हैं वो या तो ट्रिग्नोमेट्रिक सिंप्लीफिकेशन है या अलजेब्रा है। समझ में आएगा। तो डेफिनेटली अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से नहीं करी है, अलजेब्रा अच्छे से नहीं करी है, तो कैलकुलस आपको कितनी भी अच्छी आती हो, आप उस सवाल को नहीं सॉल्व कर पाओगे। आप उस सवाल को कब सॉल्व कर पाओगे, जब आपको ट्रिग्नोमेट्री भी अच्छी आती है, जब आपका अलजेब्रा भी स्ट्रांग है, तभी जाके हम लोग बोल रहे हैं क्या कि उस कैलकुलस के सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। और जो कैलकुलस का वेटेज होता है जेईई के अंदर, वो काफी बड़ा वेटेज होता है। समझ में आएगा। तो इसलिए सबसे ज्यादा आपको समझना क्या पड़ेगा कि जो भी चैप्टर्स आ रहे हैं उसमें से किसी का भी महत्व कम नहीं है। अगर छोटे से छोटा चैप्टर है, आप उसको भी उतनी ही अच्छी तरीके से करें जितना अच्छे से अच्छे चैप्टर को कर रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज गोइंग टू बी आवर बेसिक बुक, बट इसके इलस्ट्रेशन करना इज वेरी वेरी मैंडेटरी, ठीक है। और वो कब करना है, कैसे करना है, वो सारी चीजें मैं आपको गाइड करूंगा। तो आई होप कि यहां तक हम लोग चीजों को पहले से जान रहे थे और कुछ सवाल कर रहे हैं इस पे, जो कि ऑफकोर्स 10th लेवल पे ही है और कोई ज्यादा टफ भी नहीं है। इसमें लिखेंगे सवाल में, which of the following reduces to unity? Which of the following reduces to unity? तो इसमें कुछ पार्ट्स हैं, बताना है कि कौन कौन से एक्सप्रेशन की वैल्यू 1 के बराबर है।
सारे कर लेते हैं फिर बात करते हैं। तो मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट सारे बच्चों का हो गया है, ठीक है ना। तो द आंसर इज ऑल। इसमें से जितने भी हैं वो सबके सब बात करें तो सबकी वैल्यू किसके बराबर होगी 1 वेर एवर डिफाइंड। उसमें बस एक चीज का ध्यान रखना है कि मैंने एक डेटा नहीं दिया कि ए की जो वैल्यू है ये भी एक क्वेश्चन में लिख लीजिएगा कि ए इज लाइंग बिटवीन 0 डिग्री टू 90 डिग्री, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये सारे के सारे जो एक्सप्रेशंस हैं ऑल ऑफ देम आर इक्वल टू 1। इसमें से किसी पर्टिकुलर पार्ट में किसी को डाउट है तो वो नंबर लिख दे सो दैट कि आई कैन एक्सप्लेन दिस टू दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट। किसी को भी लग रहा हो कि सर ये वाला 1 कैसे हुआ तो वो लिख दे, बता दे कि सर ये वाली चीज मेरे को एक्सप्लेन कर दो, सर 7th नहीं आया समझ। 7th से पहले कोई है तो अभी बतला दो, नहीं तो फिर 7th पे डायरेक्ट जाना पड़ेगा मुझे। बिफोर 7th किसी को लग रहा है? सेकेंड तो मेरे ख्याल से काफी सिंपल है बेटा, cos a इंटू cosec a इंटू रूट अंडर sec स्क्वायर a माइनस 1। व्हाट इज, अभी देखा हमने sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a कितना होता था 1, तो sec स्क्वायर a माइनस 1 कितना हो गया tan स्क्वायर a, और tan स्क्वायर a हो गया तो इसका स्क्वायर रूट। sec स्क्वायर a माइनस 1 अगर tan स्क्वायर a हो गया तो उसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा tan a। अब इस tan a को लिख दो आप sin a अपॉन cos a, और sin a अपॉन cos a लिख दोगे तो a cos a कट जाएगा और sin a इंटू cosec a किसके बराबर हो जाएगा 1। sin a इंटू cosec a किसके बराबर हो जाएगा 1। तो सेकंड मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ये tan a को sin a अपॉन cos a लिखेगा, cos a से cos a कट जाएगा और sin a इंटू cosec a किसके बराबर आ जाएगा 1। एक बच्चे ने क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है। 7 काफी सिंपल सा सवाल है, sec स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a इंटू sec स्क्वायर a। टेक sec स्क्वायर a कॉमन, sec स्क्वायर a को क्या ले लीजिए कॉमन। sec स्क्वायर a को कॉमन लेते ही अंदर क्या बचेगा 1 माइनस sin स्क्वायर a। sec स्क्वायर a को कॉमन लेते ही अंदर क्या बचेगा 1 माइनस sin स्क्वायर a। और यहां पे वही ट्रिकी आइडेंटिटी आ गई, cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a अगर 1 है तो 1 माइनस sin स्क्वायर a किसके बराबर हो जाएगा cos स्क्वायर a। तो फिर से एक बार इसको एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। sec स्क्वायर a इज कॉमन, इनसाइड इज 1 माइनस sin स्क्वायर a। 1 माइनस sin स्क्वायर a को आप दोबारा से क्या लिख सकते हैं cos स्क्वायर a। 1 माइनस sin स्क्वायर a को क्या लिख सकते हैं दोबारा से cos स्क्वायर a। तो अल्टीमेटली sec स्क्वायर a इंटू cos स्क्वायर a किसके बराबर हो जाएगा 1। sec स्क्वायर a इंटू cos स्क्वायर a क्या हो जाएगा 1। तो 7th क्लियर हो गया मेरे ख्याल से। तो जिनका भी डाउट 7th था अगर उनका क्लियर हो गया है तो वो एक बार यस लिख दें, और नहीं क्लियर हुआ है तो बताएं। 7th जिनका भी डाउट था क्लियर हो गया तो यस लिख दें एक बार। 8th देख लेते हैं। 8th तो काफी सिंपल है, आपको बस किसी एक को दूसरे में बदलना है। जैसे 1 अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, और उधर लिखा हुआ है 1 अपॉन 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए। ये जो कॉसेक स्क्वायर ए है, इस कॉसेक स्क्वायर ए को आप क्या लिख दो 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। ये समझ में आया कि कॉसेक स्क्वायर ए को 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए क्यों लिख सकते हैं, कि कॉसेक ए और साइन ए जो है एक दूसरे का क्या होता है रेसिप्रोकल, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग इसका एलसीएम लेंगे तो नीचे क्या बनेगा साइन स्क्वायर ए प्लस 1, और एक साइन स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो हम लोग बोलें कि इधर साइन स्क्वायर ए प्लस 1 और एक साइन स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा, तो ये बन गया। और इधर आप देख सकते हो कि इन दोनों का एलसीएम हो गया 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, और ऊपर भी क्या आएगा, और ये कैंसल आउट होके अपने आप किसके बराबर हो जाएगा 1। तो मेरे ख्याल से अगर ये क्लियर हो गया है तो और कोई डाउट है तो बता दें, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। एनी मोर डाउट्स? नाइन्थ नहीं आया। नाइन्थ में आप न्यूमरेटर पकड़ लीजिए, ठीक है ना। न्यूमरेटर देखिएगा, न्यूमरेटर को मैं एन आर से डिनोट कर रहा हूं। व्हाट इज न्यूमरेटर? न्यूमरेटर इज
न्यूमरेटर इज tan स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a इंटू साइन स्क्वायर a। तो साइन स्क्वायर ए को जो वर्ल्ड फेमस आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए के हिसाब से साइन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब इस tan स्क्वायर ए को अंदर ले जाइए, दैट इज tan स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। इसके साथ पहचान कौन खेल लो, पहचान कौन, तो ये साइन स्क्वायर ए। समझ में आएगा? तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि अगर ये साइन स्क्वायर ए है तो ऑफ कोर्स न्यूमरेटर भी कितने के बराबर हो गया tan स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ऑफ कोर्स नीचे भी tan स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, कितना बन जाएगा 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Next is sign convention. Sign convention and measurement of angle. सीखते हैं, ठीक है ना सब लोग। साइन कन्वेंशन आप लोगों ने वैसे थोड़ा बहुत क्वाड्रेंट वाइज देखा होगा। कैसे कि मान लो ये कार्टेशियन प्लेन आप लोग को ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर दिया गया है नहीं, और इस कार्टेशियन प्लेन में आप सब लोगों को क्लियर है कि इसको हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको सेकेंड, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट, दिस इज फोर्थ। तो हम लोग को क्वाड्रेंट वाइज ये सब आइडिया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। इसको अपन एक्स एक्सिस कहते हैं और ये अपना वाई एक्सिस। तो ये सब सिंस 10th में थोड़ा बहुत कोऑर्डिनेट हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना, तो वो सब आपको आइडिया होगा कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट। अब इसमें एक चीज आपको और भी पता होगी, दैट इज साइन कन्वेंशन, कि हम अगर इसके हमारे पास यहां कोई पॉइंट है नहीं, तो हम लोग बोल रहे हैं कि इसको हम ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में लिखते हैं x, y। नहीं, हम लोग ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में लिखते हैं कैसे x, y, जहां पे ये वाली चीज y है और ये किसके बराबर है x। सही है क्या? तो मैं इसमें ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं क्योंकि हम लोग इन सब चीजों को ऑलरेडी जानते हैं। बस ये चीज को अपन को कन्वेंशन के हिसाब से पता होगा कि जितनी भी हाइट्स हम मेजर करते हैं नहीं, एक्स एक्सिस के ऊपर की तरफ, एक्स एक्सिस के ऊपर की तरफ जितनी भी हाइट्स हम मेजर करते हैं वो सारी हाइट्स हम क्या कंसीडर करते हैं कन्वेंशन के हिसाब से पॉजिटिव, और जितनी भी हाइट्स हम नेगेटिव मेजर करते हैं, मतलब इस उल्टी साइड मेजर करते हैं, नीचे की साइड मेजर करते हैं, उन सब को हम क्या कंसीडर करते हैं एज नेगेटिव। ऐसे ही y एक्सिस के राइट हैंड साइड जो भी हम डिस्टेंसेस मेजर करते हैं वो सब पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, और इस साइड से हम लोग जो भी कंसीडर करते हैं वो क्या होता है नेगेटिव। तो यू ऑल अंडरस्टैंड दिस फैक्ट कि x एक्सिस के ऊपर वाले डिस्टेंसेस जो है हम पॉजिटिव, नीचे वाले नेगेटिव, राइट वाले y एक्सिस के पॉजिटिव, और लेफ्ट वालों को हम लोग क्या कंसीडर करते हैं नेगेटिव। यानी कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट है तो उसका दोनों कोऑर्डिनेट क्या होता है पॉजिटिव। अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट है तो उसका x कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा, y कोऑर्डिनेट कैसा होगा पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट के दोनों कोऑर्डिनेट्स कैसे होंगे नेगेटिव, और फोर्थ का x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा और y कोऑर्डिनेट कैसा होगा नेगेटिव। तो दिस इज हाउ द सिस्टम हैज बीन मेड एंड दिस कन्वेंशन इज फॉलोड एवरीवेयर। समझ में आ गया? तो इस तरीके से हम ये चीज करते हैं। जिस तरीके से ये कन्वेंशन होता है वैसे ही एंगल मेजरमेंट में भी एक कन्वेंशन है। जिस तरीके से कन्वेंशन है वैसे ही एंगल मेजरमेंट में भी एक क्या है कन्वेंशन। उस कन्वेंशन को हम लोग अभी सीखते हैं।
उस कन्वेंशन को अगर सीखना है तो हम लोग बोले एक सिंपल सी चीज पहले तो हम सोचें, हम लोग बोल रहे हैं क्या कि एक रिवॉल्विंग लाइन है, रोटेटिंग लाइन है, एक रिवॉल्विंग लाइन है, एक रोटेटिंग लाइन है, जो भी बोल लो समझ में आएगा, और वो रोटेट कर रहा है अबाउट ओरिजिन, वो रोटेट कर रहा है अबाउट ओरिजिन, ठीक है। तो हम लोग बोले एक रिवॉल्विंग लाइन है और वो ओरिजिन के अबाउट रोटेट कर रहा है। मान लो उस रिवॉल्विंग लाइन का जो करंट स्टेटस है वो ऐसा है, नहीं, हम लोग करंट स्टेटस ऑफ द रिवॉल्विंग और रोटेटिंग लाइन इज लाइक दिस, कि ये इस तरीके से अभी है, समझ में आएगा, यानी कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ कोइंसाइड कर रहा है, दिस इज कोइंसाइडिंग विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो आपको ये समझ में आया कि हम अभी क्या लर्न कर रहे हैं, हम अभी लर्न कर रहे हैं साइन कन्वेंशन ऑफ द एंगल मेजरमेंट, ठीक है। उसमें हमने सबसे पहली चीज क्या बोली कि एक रोटेटिंग या रिवॉल्विंग लाइन है जो ओरिजिन के अबाउट क्या कर रहा है, रिवॉल्व, समझ में आएगा। तो अगर हम लोग बोल रहे हैं क्या कि ओरिजिन के अबाउट रिवॉल्व कर रहा है तो ये इस तरीके से घूमेगा या फिर इस तरीके से घूमेगा, ठीक है। तो अगर हम लोग मान रहे हैं कि ये जो है ये मान लो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, समझ में आएगा। मान लो कि इसको हमने घुमा दिया, ठीक है ना, ये इसके अबाउट रोटेट कर रहा है, ठीक है, रिवॉल्विंग लाइन। तो अगर हम लोगों ने इसको मान लो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये देखना हम लोगों ने किसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितने एंगल से रोटेट कर दिया, बाई थीटा, ठीक है। हम लोगों ने इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर दिया बाई थीटा, या फिर मान लो कि इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर दिया बाई द सेम मैग्नीट्यूड। तो हम लोग बोले कि एक करंट स्टेटस जो लाइन का है, रोटेटिंग लाइन का, वो है कोइंसाइडिंग विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, और ये ओरिजिन के अबाउट क्या कर रहा है, रोटेट। और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमने एक बार थीटा घुमा दिया इसको और एक बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दिया थीटा, सेम मैग्नीट्यूड, समझ में आ गया। तो अब आपको यहां पे साइन कन्वेंशन के हिसाब से क्या बोलना होगा कि अगर एंगल हम मेजर कर रहे हैं, नहीं, एंगल किस डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं, इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो दिस विल बी कंसीडर्ड एज पॉजिटिव। और अगर मेजर कर रहे हैं इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो हम लोग उसको क्या कंसीडर करते हैं, नेगेटिव। यहां फिर से ध्यान रखना कि नेगेटिव का मतलब क्या है कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया गया एंगल है। किस डायरेक्शन में मेजर किया गया एंगल है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं एंगल को तो दैट विल बी कंसीडर्ड एज पॉजिटिव। तो दिस कन्वेंशन इज वेरी 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 सिंपल, ठीक है। तो मैं एक बार फिर से जल्दी से इस चीज को रिपीट कर देता हूं, इस पॉइंट को, कि if we are measuring any angle, if we are measuring any angle in the anti-clockwise direction, by convention it will be taken as positive, and if it is measured in clockwise direction, it will be taken as what, negative। समझ में आ गया। तो आप देख सकते हो कि हम एंगल 0 डिग्री से बहुत आगे तक भी मेजर कर सकते हैं। जैसे आप देखना, अगर हम इस लाइन को घुमाते जा रहे हैं, घुमाते जा रहे हैं, घुमाते जा रहे हैं, घुमाते जा रहे हैं, और ये यहां पे आके अटक गया, तो कितना एंगल हमने मेजर किया, देखना ध्यान से। अगर हम इसको घुमाते जा रहे हैं, घुमाते जा रहे हैं, घुमाते जा रहे हैं, घुमाते जा रहे हैं, और अल्टीमेटली यहां अटक गया, तो ये कितना एंगल इसने मेजर किया, 90 डिग्री, समझ में आएगा। इसी तरीके से, और इसको प्लस कंसीडर करना पड़ेगा। इसी तरीके जब नीचे आया, नीचे आया, तो जब अगर ये इस डायरेक्शन में आ गया, ये लाइन, समझ में आया कि इसके साथ कोइंसाइड किया गया, तो दिस विल बी व्हाट, 180 डिग्री। और ये कैसे कंसीडर होगा बच्चों, पॉजिटिव। फिर से मान लो इधर घुमाते गए 270, फिर आगे ले गए 360, फिर अगर इसके आगे भी आपने घुमा दिया इसको तो 360 प्लस होगा। ऐसा नहीं कि आप 0 से काउंट करना चालू करें, 0 से काउंट नहीं होगा, ठीक है ना। हम लोग बोले 360, जैसे एक रोटेशन के बाद आप ये समझ पाए क्या कि 360 डिग्री इसने कवर कर लिया। एक रोटेशन के बाद कितना कंसिडर कर लिया, सुनना, एक रोटेशन के बाद कितना कवर कर लिया इसने, 360, और फिर अगर 90 डिग्री और कवर कर लिया तो 450। तो इस तरीके से हम 0 से लेकर इंफिनिटी तक मेजर कर सकते हैं एंगल को, ठीक है। ऐसे ही नेगेटिव में भी कर सकते हो। कैसे कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप जाओगे, ठीक है। अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे ही जाओगे तो जो पोजीशन एंटी क्लॉकवाइज के हिसाब से 270 पे आया था, वही पोजीशन क्लॉकवाइज के हिसाब से क्या आ जाएगा, -90। समझ में आएगा। तो हम लोग समझ सकते हैं कि ये डायरेक्शन में अगर मेजर किया गया, दिस विल बी -90। ऐसे इधर लेते आ क्लॉकवाइज में, ये वाले डायरेक्शन पे आ गया -180। समझ में आएगा। इस तरीके से ये चलेगा। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी एंगल मेजर करना सीख गए और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी हम मेजर करना सीख गए। तो यानी कि साइन कन्वेंशन सबको क्लियर रहना चाहिए। साइन कन्वेंशन क्या हुआ बच्चों, सिंपल, कि इफ वी मेजर एनी एंगल इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इट विल बी कंसीडर्ड एज पॉजिटिव, एंड इफ वी मेजर एनी एंगल इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन इट विल बी कंसीडर्ड एज नेगेटिव। तो अगर ये बात सबको समझ में आ गई हो तो इस पे एक बार यस लिख दें, सो दैट कि हम प्रोसीड कर पाए आगे, और फिर भी कोई चीज रह गई हो तो बता सकते हैं।
सर वी कैन टेक साइन 270 डिग्री इक्वल साइन -90 डिग्री। बिल्कुल सही कहा रतन माला महाजन, पता नहीं नाम शायद गलत पड़ा, महाजन जी ने एक लिखा है साइन 270 साइन -90, तो बिल्कुल सही है बच्चे। लेकिन अभी हम लोगों ने कुछ नहीं, वो रोटेशन से दिखा देते हैं, एक चक्कर ऐसे दिखाते हैं गोल, फिर उसके आगे फिर से मेजर कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, ऐसे ऐसे घुमाओ ना, ऐसे कि अगर हम लोग बोल रहे हैं क्या कि यहां से मेजर करना चालू किया अपन ने, सॉरी ये थोड़ा सा ऐसे हो गया, आप ऐसे लिख लो, यहां से हमने मेजर करना चालू किया 360, यहां रुक गए 540, इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 360 डिग्री नॉट इक्वल टू 720 डिग्री। ऑफ कोर्स 360 डिग्री 720 डिग्री इक्वल नहीं होगा। अगर नंबर लाइन, आप समझना दो तरह के मेजरमेंट सिस्टम है, मतलब और थोड़ा डिटेल में चले जाते हैं, दो तरह के सिस्टम हैं, ठीक है ना, मेजरमेंट के। एक तो आपने लीनियर देखा होगा, लीनियर देखा है, नंबर लाइन 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे लिखते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे लिखते हैं। मोटा मोटा तो हमें यही पॉइंट दिखता है, लेकिन इसमें कहीं पाई भी होगा, कहीं √2 भी होगा, कहीं √3 भी होगा, कहीं 4/5 भी बैठा होगा, समझ रहे हो आप? तो हम लोग बोले कि ये लीनियर है, ये क्या है, लीनियर सिस्टम है। समझ में आएगा? नंबर लाइन लीनियर सिस्टम है, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, 0 इधर पॉजिटिव सारे, इधर नेगेटिव, 0 के लेफ्ट में सब क्या है, नेगेटिव, √2 भी होगा, √3 भी होगा, 4 + √5 भी होगा, सारे तरह के पॉइंट्स इसमें भरे पड़े हैं। समझ में आएगा? नोटिस हम जनरली क्या करते हैं, 1 2 3 4 5 -1 -2 -3। ऐसे ही एक सर्कुलर सिस्टम है, सर्कुलर सिस्टम में हम कैसे मेजर कर रहे हैं, स्टार्टिंग विद 0। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मेजर करते हैं तो जो नोटिसेबल पॉइंट आता है वो क्या आता है, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, लेकिन बीच में 45 डिग्री भी होगा। समझ में आ रहा है? बीच में 30 डिग्री भी होगा, 1 डिग्री भी होगा, √2 डिग्री भी होगा, √5 डिग्री भी होगा, ऐसे नेगेटिव में भी सारे एंगल्स होंगे। तो अगर आप में से कोई ये कह देता है कि सर जो -90 डिग्री है वो 270 डिग्री है, तो दैट इज नॉट ट्रू, क्योंकि -9 तो 0 के लेफ्ट में मिलेगा और 270 राइट में मिलेगा। लेकिन हाँ, कोई ये बोलता है कि साइन ऑफ -90 डिग्री इक्वल टू साइन ऑफ 270 डिग्री, तो दैट विल बी करेक्ट। और उसको जानने के लिए पहले तो ये समझना पड़ेगा कि साइन ऑफ 270 डिग्री डिफाइन कैसे कर दिया सर आपने। आज तक तो आप लोगों ने सिखाया गया कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में साइन थीटा को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, अब आप सीधे 270 का डिफाइन कर दे रहे हो, तो 270 का ऐसे कैसे डिफाइन कर दिया भाई? तो पहले हमको उसका एक्चुअल डेफिनेशन सीखना पड़ेगा। समझ में आएगा? पहले उसका एक्चुअल डेफिनेशन सीखना पड़ेगा साइन और कॉस का। जब उसको सीख लेंगे तो आप भी इस चीज से बिल्कुल समझ ना पक्के हो जाओगे कि सर सब कुछ सही बोल रहे हो, कहीं कुछ गलत नहीं बोला आपने, ठीक है ना। तो अपन आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया कि मेजरमेंट किस तरीके से हो रहा है, और मेरे ख्याल से मैंने सारे पॉइंट्स को आंसर कर दिया है ऑलमोस्ट, ठीक है। फिर भी कोई चीज हो तो लिख देना, मैं बाद में देख लूंगा। मेजरमेंट ऑफ एंगल की बात करें, किसकी बात करें? नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट मेजरमेंट ऑफ एंगल। इस पे सुनते हैं। मेजरमेंट ऑफ एंगल में हम लोग यूनिट्स की बात करेंगे, जिस यूनिट में हम एंगल को मेजर करने वाले हैं। मेजरमेंट ऑफ एंगल में हम लोग बोल रहे हैं क्या कि हम बात करने वाले हैं किसकी, कि जिस यूनिट में हम एंगल को मेजर करते हैं। वैसे सब लोगों को डिग्री वाला तो बात पता ही है, समझ में आएगा। डिग्री ली हो आईटी की, नहीं ली हो डिग्री आईटी की, समझ में आएगा। लेकिन आप उनको ये पता है कि जो एंगल है वो डिग्री में मेजर करते हैं, सही है क्या? तो हम लोग बोल रहे हैं क्या कि पहला पार्ट देख लिया क्या, डिग्री। अब एक्चुअली आईटी में ये सब डिफाइन करने के लिए आता नहीं है कि भाई डिग्री कौन सा सिस्टम है, नहीं, या डिग्री कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो वैसे मैं बताने के लिए सब कुछ बता देता हूं। इसको हम लोग कहते हैं, डिग्री वाले को क्या बोलते हैं, इंग्लिश सिस्टम। क्या बोलते हैं? डिग्री वाले को इंग्लिश सिस्टम। आपके पास जो मॉड्यूल ट्रिग्नोमेट्री का अपलोड हो जाएगा तो उसमें भी आप ये सारी जानकारियां ले सकते हैं, समझ में आएगा। तो उसमें आप देखोगे
सबसे पहली चीज कि 3 तरीके से डिफाइन किया गया है। एक तो डिग्री डिफाइन किया गया है, उसको हम लोगों ने इंग्लिश सिस्टम कहा होगा। फिर एक होगा ग्रेड, ठीक है। तो 10th में ग्रेड वाला सिस्टम पहले से हट गया था, इसमें थोड़ा सा मजाक भी हल्का। बाकी हम लोग बोल रहे हैं कि डिग्री में मेजर करते हैं, ग्रेड में मेजर करते हैं, और एक जो लेटेस्ट चल रहा है मार्केट में, नहीं इन फैशन, कौन सा चल रहा है, रेडियन। समझ में आएगा। तो हम लोग बोल रहे हैं क्या कि जो भी मेजरमेंट ऑफ एंगल है हम लोग बोल रहे हैं क्या कि 3 यूनिट्स में करते हैं, डिग्री, ग्रेड और रेडियन। ये जो ग्रेड वाला है दिस इज नाउ आउटडेटेड, इसको फ्रेंच सिस्टम भी कहते हैं। समझ में आ गया। और इसको कहते हैं हम लोग सर्कुलर सिस्टम। तो हम लोग बोले कि जनरली हम लोग एंगल को 3 सिस्टम्स में मेजर करते हैं, एक तो डिग्री, ग्रेड, रेडियन। इसको इंग्लिश सिस्टम कहते हैं, डिग्री वाले को, ग्रेड वाले को फ्रेंच सिस्टम कहते हैं। और आजकल जो चल रहा है मार्केट में वो कौन चल रहा है, रेडियन, या फिर उसको हम लोग क्या कहते हैं, सर्कुलर सिस्टम। समझ में आएगा। तो वी विल डिफाइन दिस ग्रेड ऑल्सो, बट ये हमारे को आगे चल के कहीं भी यूज में नहीं आएगा। इसका यूज बस इतना ही है कि इसको कैसे डिफाइन करते हैं वो एक बार देख लो। समझ में आएगा। तो देखना, डिग्री की अगर बात करें तो डिग्री में हम लोग क्या कहते हैं कि एक राइट एंगल को, हाउ वी डिफाइन डिग्री बात करें, हाउ वी डिफाइन डिग्री, उसके बारे में बात करते हैं। हम लोग क्या कह रहे हैं कि एक राइट एंगल को, हाउ वी डिफाइन 1 डिग्री, उसके बारे में बात कर रहे हैं। हम लोग बोले हैं कि डिग्री में सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं, एक राइट एंगल। इस राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। नहीं, हम लोग बोले इस राइट एंगल को, दिस राइट एंगल इज डिवाइडेड इनटू 90 इक्वल पार्ट्स। कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 90 इक्वल पार्ट्स। और हम लोग बोल रहे हैं क्या कि इसको 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और एवरी पार्ट इज कॉल्ड एज, ईच पार्ट इज कॉल्ड एज 1 डिग्री। समझ में आएगा। तो मैं फिर से एक बार, शायद कुछ बफर हल्का सा हुआ है तो मैं एक बार फिर से इसको रिपीट कर देता हूं। रिपीटेशन में क्या है कि एक राइट एंगल को, डिग्री कैसे डिफाइन कर रहे हैं, एक राइट एंगल को हम 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद हम लोग बोल रहे हैं कि हर एक पार्ट को हम लोग कितना बोलते हैं, 1 डिग्री। तो अगर 1 डिग्री बोलते हैं तो इसका मतलब 1 राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, 1 राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। तो फिर से मैंने बोल दिया क्या कि हम लोग डिग्री, 1 डिग्री कैसे डिफाइन करते हैं कि वी टेक अ राइट एंगल, वी डिवाइड इनटू 90 इक्वल पार्ट्स एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड एज 1 डिग्री। तो उसके हिसाब से एक राइट एंगल किसके बराबर हो गया, 90 डिग्री। कोई पूछे कि सर ग्रेड कैसे डिफाइन करते हैं, ग्रेड में भी क्या करते हैं बच्चों कि एक राइट एंगल को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। नहीं, एक राइट एंगल को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और एवरी पार्ट इज कॉल्ड एज, इक्वल इन व्हाट सेंस, जैसे आपके पास कोई एक लेंथ है, समझना ध्यान से पुरुषोत्तम, अगर आपके पास कोई एक लेंथ है तो आप उस लेंथ को अगर कोई कहता है, समझना ध्यान से, कि अगर उस लेंथ को कहता है कि 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो, 150 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो, 20 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो, तो आप समझ रहे हैं उस लेंथ को हम 20 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें। ऐसे ही आपके पास एक एंगल है और ये जो भी एंगल है इसको हम लोग कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे हो ना कि आप चाहो तो कंटिन्यूअस मूव कर सकते हो 0 से 90, देयर इज अ कंटिन्यूअस मूवमेंट। समझ में आएगा। तो ये जो कंटिन्यूअस मूवमेंट है तो उसमें हर एक पार्ट को हम लोग बोल रहे हैं क्या कि 90 पार्ट्स में जब डिवाइड कर देंगे तो हर एक पार्ट को हम लोग क्या कहेंगे, 1 डिग्री। समझ में आएगा। हर एक पार्ट को हम लोग क्या कहेंगे, 1 डिग्री। अगर ये समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं तो बताओ आगे। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि एक राइट एंगल को हम लोगों ने 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और एवरी पार्ट को हम लोगों ने 1 डिग्री कहा, तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि एक राइट एंगल इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 90 डिग्री। इसी तरीके से ग्रेड में हम लोगों ने क्या कहा कि एक राइट एंगल को हम लोगों ने 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और हर एक पार्ट को हम लोग क्या कह रहे हैं, 1 ग्रेड। तो इसका मतलब ग्रेड सिस्टम के हिसाब से, ग्रेड सिस्टम के हिसाब से 1 राइट एंगल इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 ग्रेड्स। आप नोटेशन भी मार्क करते हुए चलना, समझ में आएगा, नोटेशन भी मार्क करते हुए चलना। डिग्री के लिए हम लोग यहां पे इस तरह का सिंबल यूज कर रहे हैं, यहां पे ग्रेड्स को हम लोग इस तरीके से, जी है यहां पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, जी।
तो हम लोग बोल रहे हैं कि दिस इज वन राइट एंगल इक्वल टू 100 ग्रेड। कभी अगर आपसे कोई पूछ दे कि सर, या कोई भी पूछ दे आपसे कि क्या हम ग्रेड को डिग्री में, डिग्री को ग्रेड में बदल सकते हैं, आंसर इज यस। हम लोग बोल रहे हैं ग्रेड को डिग्री में, डिग्री को ग्रेड में बदलने के लिए हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला है, क्योंकि वन राइट एंगल इज 90 डिग्री एंड वन राइट एंगल इज ऑल्सो 100 ग्रेड्स। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 90 डिग्री इक्वल टू 100 ग्रेड। नहीं, हम लोग बोल सकते हैं 90 डिग्री इक्वल टू 100 ग्रेड। तो अगर आपको डिग्री में कोई चीज ग्रेड में बदलनी है, डिग्री से ग्रेड में बदलनी है, तो भी आप इसको यूज कर सकते हैं, और ग्रेड से डिग्री में बदलनी है तो भी आप इसको यूज कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से यहां तक कहानी डिग्री और ग्रेड की तो कंप्लीट हो गई, समझ में आया क्या? तो हाउ वी डिफाइन 1 डिग्री 1 ग्रेड वी ऑल नो, बट ग्रेड यूज नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या यूज होगा, डिग्री। कमिंग टू दिस रेडियन वाला पार्ट, सुनना। Let us take a circle of any radius r. हम लोग क्या कह रहे हैं कि एक सर्कल लिया है और एक सर्कल के बाद, हाँ, 10 ग्रेड्स इज इक्वल टू 9 डिग्री, वो 0 काट दो, अपने आप आ जाएगा, ठीक है ना। तो मैं उसमें अभी नहीं जाना चाह रहा हूं, वो आपको करना है तो देख लो। बाकी हम लोग एक चीज बोल रहे हैं कि रेडियन डिफाइन कर रहे हैं, हाउ वी डिफाइन रेडियन, उस पर आ जाते हैं, ठीक है। तो एक सर्कल ले लिया है, सर्कल का रेडियस क्या है, r। अब सुनना, द एंगल, ठीक है ना, थोड़ा समझेंगे तो अपने आप आ जाएगा। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। नहीं, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल एट इट सेंटर इज कॉल्ड एज 1 रेडियन। 1 रेडियन हम लोग कैसे डिफाइन कर रहे हैं कि आप एक आर्क लें, आर्क कितने लेंथ का लें, r लेंथ का लें। ये जो आर्क है r लेंथ का, वो जितना भी एंगल सबटेंड करता है, कहां पे सबटेंड करता है, सेंटर ऑफ द सर्कल पे, उसको हम लोग डिफाइन करते हैं क्या, 1 रेडियन। समझ में आएगा? तो हम लोग बोल रहे हैं क्या कि एक आर्क लिया है और आर्क का लेंथ किसके बराबर है, इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। आर्क का लेंथ किसके बराबर है, आर्क का लेंथ किसके बराबर है, इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो ये जितना भी यहां पे सबटेंड करेगा, नहीं, कहां पे सबटेंड करेगा, सेंटर पे, ये जितना भी सेंटर पे सबटेंड करेगा, इस एंगल को हम लोग क्या कहते हैं, दिस एंगल इज कॉल्ड एज व्हाट, 1 रेडियन। और इसको हम जनरली ऐसे डिनोट करते हैं 1, और यहां पे क्या लिखते हैं, c, छोटा सा क्या लिखते हैं, c। c स्टैंड फॉर सर्कुलर सिस्टम। ये जो छोटा सा c लिखा है आपने, वो क्या है, सर्कुलर सिस्टम वाला c। तो 1 रेडियन बहुत सिंपल तरीके से डिफाइन किया गया है कि हम लोगों ने एक सर्कल लिया है, सर्कल का रेडियस क्या ले लिया, मान लो r। अब हम लोगों ने एक आर्क लिया है, आर्क समझते हैं सब बच्चे। आर्क में हम लोग बोल रहे हैं क्या कि उस आर्क को, आर लेंथ का जो आर्क है, ठीक है, वो जितना भी सेंटर पे सबटेंड करेगा, वो किसके बराबर होगा, 1 रेडियन। अगर समझ में आ गया है तो जल्दी बताएं यस, फिर से बताएंगे, अगर समझ में आ गया हो तो यस लिख के बता सकते हैं। एक आर्क लिया है, आर्क का लेंथ किसके बराबर है, इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। ये जितना भी सेंटर पे सबटेंड करेगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, 1 रेडियन। डिग्री और रेडियन में क्या रिलेशन है, ये सब बताने के लिए ही आया हूं, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि बिना बताए जाऊंगा। तो धैर्य रखें, समझ में आ गया इतना पार्ट तो अपन बात करें यस, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से यहां तक सबको ये चीज क्लियर हो गई कि हम लोगों ने एक आर्क लिया, आर्क लेने के बाद उसका लेंथ कितना लिया है, r, और वो जितना भी सेंटर पे सबटेंड कर रहा है, उस एंगल को हम लोग 1 रेडियन के बाद कहेंगे, ठीक है ना। मान लो हम लोगों ने एक और आर्क ले लिया, हम लोगों ने एक और आर्क ले लिया और उसका भी लेंथ r है, उसका भी लेंथ क्या है, r। तो अब आप ये समझ सकते हो ना कि इसका जो एंगल यहां सबटेंड होगा, वो भी कितना होगा, 1 रेडियन। क्योंकि बाय डेफिनेशन क्या हो रहा है, बाय डेफिनेशन क्या हो रहा है कि अगर एक आर्क आप लेते हो जिसका लेंथ किसके बराबर है, रेडियस के बराबर, तो वो आर्क जितना भी सेंटर पे एंगल सबटेंड करेगा, वो 1 रेडियन के बराबर होगा। वो किसके बराबर होगा, 1 रेडियन के बराबर होगा। तो मैंने एक और आर्क ले लिया और उस आर्क का भी लेंथ हम लोगों ने कितना लिया है, r, तो वो भी कितना सबटेंड करेगा, 1 रेडियन। यानी r आर्क लेंथ का, r आर्क लेंथ का जो भी r है, अगर वो 1 रेडियन सबटेंड कर रहा है, तो 2r वाला कितना करेगा, 2 रेडियन।
3r वाला कितना करेगा 3 रेडियन, समझ में आ रहा है, 3r वाला कितना करेगा 3 रेडियन। ऐसे ही अगर कोई बोलेगा, ये सबको समझ में आ रहा है कि बिल्कुल यूनिटरी मेथड चल रहा है, यूनिटरी मेथड वही मेथड जिसके भरोसे हम लोगों ने आईआईटी की तैयारी शुरुआत करी है, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर r आर्क लेंथ है तो कितना सेंटर पे आया 1 रेडियन, 2r आर्क लेंथ हो गया, देखना 2r, यहां से यहां तक कितना हो गया 2r, तो ये कितना रेडियन हो गया 2 रेडियन। तो अब एक चीज सोच के बताओ, ये आर रेडियस है, ठीक है, तो ये लेंथ कोई बता सकता है कि ये लेंथ कितना आएगा आर्क का? दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल इज व्हाट आर। तो कोई पहले ये बतलाएगा कि यहां से लेकर यहां तक का जो लेंथ होगा आर्क का, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द आर्क, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द आर्क। ठीक है, पाई पाई नहीं होगा, किसी ने 2 पाई आर भी लिख दिया भाई ने, किसी ने सिर्फ 2r लिख दिया। 2r बेटा ये डायमीटर होगा, ये लेंथ 2r नहीं होगा। आपको अगर फॉर्मूला पता है तो सरकमफ्रेंस का क्या फॉर्मूला आता है? सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? अगर r रेडियस है तो 2 पाई आर, और यहां पे हम लोग कितना लेंथ ले रहे हैं, तो ये तो हाफ है ना, तो ऑफ कोर्स ये लेंथ 2r नहीं होगा, ये लेंथ कितना होगा पाई आर। तो जो बच्चे 2r लिख रहे हैं दे आर ऑल्सो रॉन्ग, जो बच्चे 2 पाई आर लिख रहे हैं वो भी गलत है, जो बच्चे पाई आर लिख रहे हैं दे ऑल आर करेक्ट। समझ में आ गया? तो मेरे ख्याल से सबको ये समझ में आ गया होगा कि पूरे सरकमफ्रेंस की बात करें तो उसका लेंथ 2 पाई आर होता है, और वो उसका आधा है, तो दैट इज गोइंग टू बी व्हाट पाई आर, दैट इज गोइंग टू बी व्हाट पाई आर। अब फिर से एक नया क्वेश्चन है, सुनिएगा। हम लोगों ने क्या कहा कि r आर्क लेंथ वाला 1 रेडियन, 2r वाला 2 रेडियन, 3r वाला 3 रेडियन, तो ये जो पाई आर वाला आर्क लेंथ है ये सेंटर पे कितना सबटेंड करेगा? फिर से एक बार, r वाला 2r, r वाला 1 रेडियन, 2r वाला 2 रेडियन, तो पाई आर वाला कितना रेडियन सेंटर पे सबटेंड करेगा? पाई आर वाला कितना रेडियन सेंटर पे सबटेंड करेगा? पाई आर आर्क लेंथ कितना रेडियन सबटेंड करेगा? ठीक है, तो मेरे ख्याल से सबको क्लियर है। एक दो बच्चों ने गलत जवाब लिखा है, बाकी सब मेरे ख्याल से सही लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो बोले आर वाला जो है वो 1 रेडियन, 2r वाला 2 रेडियन, तो पाई आर वाला कितना रेडियन सबटेंड करेगा? पाई। तो यानी ये जो एंगल है रेडियन के हिसाब से मैंने काउंट किया, तो रेडियन के हिसाब से ये एंगल कितना हो गया? पाई रेडियन। रेडियन के हिसाब से हम लोगों ने काउंट किया तो कितना रेडियन हो गया बच्चों? पाई रेडियन। ये सी क्या डिनोट कर रहा है? ये सी डिनोट कर रहा है सर्कुलर सिस्टम, यानी कि रेडियन में डिनोट करते वक्त हमको इस तरीके से लिखना चाहिए। समझ में आएगा? तो दिस इज पाई रेडियन। अब हम अगर डिग्री के हिसाब से बात करें, नहीं डिग्री के हिसाब से बात करें, सुनना ध्यान से, तो हम लोगों ने एक चीज पहले तो यहां पे ये कंक्लूड कर ली कि ये जो एंगल होगा, जो ये आर्क सबटेंड कर रहा है कहां पे? सेंटर पे। ये जो आर्क है उसका लेंथ है पाई आर, वो सेंटर पे कितना सबटेंड कर रहा होगा? दैट इज सबटेंडिंग व्हाट? पाई रेडियन। अब हम इसी एंगल को काउंट करेंगे डिग्री में। डिग्री में अगर आप देखोगे तो ये 2 राइट एंगल हो गया, नहीं डिग्री के हिसाब से बात करें तो एक राइट एंगल इधर हो गया, एक राइट एंगल इधर हो गया। तो अगर एक राइट एंगल की बात करें तो एक राइट एंगल 90 डिग्री के बराबर हो गया, तो 2 राइट एंगल किसके बराबर हो जाएगा? 180 डिग्री। 2 राइट एंगल किसके बराबर हो जाएगा? 180 डिग्री। तो यानी कि हम लोग के पास कन्वर्जन फॉर्मूला आ गया। अभी किसी बच्चे ने पूछा था कि सर डिग्री रेडियन, रेडियन डिग्री कैसे बदलेंगे, तो दिस इज द कन्वर्जन फॉर्मूला। कन्वर्जन फॉर्मूला क्या है बच्चों? पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। पाई रेडियन इक्वल टू क्या हो जाएगा?
180 डिग्री। तो आप समझ गए मेरे ख्याल से हाउ वी आर गोइंग टू कन्वर्ट रेडियन इंटू डिग्री और डिग्री इंटू रेडियन। ये स्टेप किसी को नहीं समझ में आया तो एक बार बताएं, और अगर आ गया हो तो यस लिखें। अगर समझ में आ गया हो तो यस लिखें फटाफट। ठीक है, तो मेरे ख्याल से पाई रेडियन अगर 180 डिग्री हो गया तो यहां से एक और चीज लिख सकते हैं कि 1 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री। हम लोग बोल रहे हैं क्या कि 1 रेडियन इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 अपॉन पाई डिग्री, 180 अपॉन पाई डिग्री। 180 क्लियर है, पाई क्या हो गया आपका 3.14, इस तरीके से चलता है, समझ में आएगा। तो आप इसको अप्रोक्सीमेटली याद रखें, ये सिंबल जो मैंने लिखा है ये क्या डिनोट करता है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू। हम लोग बोल रहे हैं क्या कि ये सिस्टम क्या है, ये किसके बराबर हो जाता है, ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू व्हाट 57 डिग्री। तो आप काम चलाऊ भाषा के हिसाब से ये समझ लें कि आपको 1 रेडियन को किसके बराबर पढ़ना है, दिस इज इक्वल टू व्हाट 57 डिग्री। ये एग्जैक्ट रिलेशन नहीं लिखा है मैंने, ये अप्रोक्सीमेट रिलेशन लिखा है, बट इस अप्रोक्सीमेशन से भी हमारा बहुत सारा काम आगे जो रुकता है वो चल जाएगा। ठीक है, तो आप इसको अप्रोक्सीमेटली भी याद रखिए कि जो 1 रेडियन है वो 57 डिग्री के आसपास आएगा। हाँ, मतलब वो जो भी जाकी साहब लिख रहे हैं वो सब सही है, लेकिन आप इसको अप्रोक्स याद रखिए 57 डिग्री, समझ में आएगा। तो यहां तक मेरे ख्याल से आज हमने कवर कर लिया है, इसके आगे भी हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए एक चीज आपसे मैं कमिटमेंट चाहूंगा, कमिटमेंट करते हो तो बताओ यस। 1 राइट एंगल इज इक्वल टू हाउ मेनी रेडियन, पाई बाई 2 रेडियन। अगली क्लास में बात करेंगे बच्चे, इतना परेशान मत हो, इसके आगे खत्म नहीं हो गया ये आज ट्रिग्नोमेट्री, इसके आगे चलता रहेगा। हाँ, तो सबसे पहली चीज ये समझना कि डेली आपको जो होमवर्क मिल रहा है उसके सॉल्यूशंस तो आ जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि हम अपनी आलस्य की वजह से क्या करते हैं कि ठीक है कल देख लेंगे, परसों देख लेंगे, तरसों देख लेंगे, बाद में देख लेंगे। वो बाद कभी आता नहीं है, समझ में आएगा, वो बाद कभी भी नहीं आता है, उस चीज का ध्यान रखेंगे, समझ में आएगा। अपन क्या करते हैं कि उसको टालते रहते हैं और कहीं ना कहीं फिर वो पेंडिंग वर्क में चला जाता है। तो जब भी सॉल्यूशन आए इस क्लास के जस्ट बाद, सुन लो ध्यान से, बिल्कुल कान खोलकर, ठीक है। अगर हम बात कर रहे हैं कि आज के डेट का जो भी होमवर्क हमने दिया था, जैसे मैंने पिछली क्लास में जो होमवर्क दिया था, वो अभी आप बैठकर जो भी आपके डाउट्स हैं उन वीडियोस को देखकर हाथों हाथ क्लियर कीजिए, हाथों हाथ क्लियर कीजिए, मतलब आप उसको तुरंत बाद उसको क्लियर कर लीजिए। ऐसा नहीं कि हम सर शाम में देख लेंगे, कल रात में देख लेंगे, तो फिर वो पेंडिंग पे पेंडिंग होता जाएगा। तो ये बात की कमिटमेंट सारे बच्चे कर रहे हैं मेरे ख्याल से, अगर कर रहे हैं तो यस लिखें कि अपन उसको विद इन 2 to 3 आवर्स उसको पूरा कंप्लीट करके खत्म करेंगे, समझ में आएगा। और उसके बाद फिर चीजों का रिवीजन भी करते रहेंगे। वेरी गुड। तो इसी होप पे मैं आगे आपको अगली क्लास का भी होमवर्क दे रहा हूं। एक तो है डीपीपी 7, ठीक है, शायद लास्ट क्लास में हम लोगों ने डीपीपी 6 तक दिया था, तो एक तो डीपीपी 7 और एसएल लोनी से भी होमवर्क है। एसएल लोनी से जो होमवर्क है बच्चों, वो बिल्कुल आपका जो बेसिक आपने पढ़ा था उससे, इसके बारे में सुन लीजिए। एसएल लोनी से जो भी होमवर्क होगा उसका फोटो खींच के आपके ग्रुप में चला जाएगा। फिर से बोल रहा हूं कि जो आपका एसएल लोनी से होमवर्क है, एसएल लोनी से होमवर्क है, अरे कोई बात नहीं, जिसके पास एसएल लोनी नहीं है वो चिंता ना करें, हम है ना, एसएल लोनी हो चाहे नहीं हो, अगर हम है तो चिंता मत करें, ठीक है ना। सुनिए ध्यान से, एसएल लोनी से जो होमवर्क आएगा वो हम फोटो खींच के आपके ग्रुप में डाल देंगे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर के साथ। सुन लिया, फिर से पीडीएफ वीडीएफ फॉर्मेट में नहीं आएगा, हम लोग उसको फोटो खींच के आपको डाल देंगे जो भी होमवर्क होगा। फिर से सुन लेना कि एक तो आपको डीपीपी 7 करना है,
दूसरा, एसएल लोनी से जो भी होमवर्क होगा वो खींचकर फोटो खींचकर आपके ग्रुप में डाल दिया जाएगा बाय मेंशनिंग द क्वेश्चन नंबर्स। तो इसलिए आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, ठीक है। और आज ट्रिग्नोमेट्री खत्म नहीं हुआ तो इसलिए परेशान नहीं हो। बहुत सारे बच्चे कुछ कुछ लिख रहे हैं पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री कैसे हुआ, तो ये जानने के लिए देखिए आज का लेक्चर, ठीक है। उसी में बतलाया गया है पाई रेडियन कैसे 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं फिर हम लोग अगली क्लास में, ठीक है। और ये फोटो खींच के आपके ग्रुप में ही होमवर्क मिलेगा। तो जिन बच्चों ने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है वो जल्दी से जल्दी उस ग्रुप को ज्वाइन कर लें ताकि आप होमवर्क से अपडेट रहें। समझ में आएगा? तो बहुत सारे बच्चे बार बार लिख रहे हैं कि सर लाइक करवा दो, लाइक करवा दो। तो भाई लाइक कर दीजिए अगर आपको थोड़ा बहुत भी समझ में आया हो, हमारे आने से आपको थोड़ा भी ज्ञानवर्धन लगा हो तो जरूर लाइक कर दें, ठीक है। तो मिलते हैं फिर हम लोग अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, संयम से रहें, सुरक्षित रहें, जहां हैं वहीं रहें, मस्त रहें, आबाद रहें। मिलते हैं फिर अगली क्लास में। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।